नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी फाउंडेशन बैच की आज है हमारी क्लास नंबर 5। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा, जिसका परिचय हमने देखा था। उसके बाद हमने पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा को जानने के स्रोत में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम में प्रत्यक्ष में हमने ज्वालामुखी था। उसके बाद खनन एवं उत्खनन, विभिन्न प्रकार की प्रवेदन परियोजनाएं तथा अन्य ग्रह, उपग्रह एवं उल्कापिंड पिंडों का अध्ययन जहाँ मानव मिशन संभव थे या हुए हों। उसके बाद हमने देखा अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने अन्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड जहाँ मानव मिशन संभव नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ हमने घनत्व पर आधारित प्रमाण, ताप आधारित प्रमाण, तदाब आधारित प्रमाण देखे। उसके बाद हमने सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि नवीनतम में जो है हमने सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि को डिटेल से देखा। उसके बाद आज है हमारी क्लास नंबर 5 और अभी हमारा इसी में जो है एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारी 5वीं क्लास में जो है ये सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास नंबर 5 का, और इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा पार्ट 2। तो हमने जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाणों की कमियों को दूर करने वाली जो है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि को आधार मानकर इसे देखा। जो है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि भूकंपीय तरंगों पर आधारित थी। तो अब हमारा आगे चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ है कि भूकंप शास्त्र के आधार पर जो है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है, जिसे हम जो है इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला है स्थल मंडल, जिसे बोला गया लिथोस्फीयर। उसके बाद बोला गया पाइरोस्फीयर। उसके बाद बोला गया बैरिस्फीयर। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बैरिस्फीयर में बांटा। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्थल मंडल, पाइरोस्फीयर और बैरिस्फीयर में बांटा गया। अब हम देख लेते हैं कि स्थल मंडल में किस भाग को ऐड किया गया। इसमें लिथो और स्फीयर। स्थल मंडल जो है इसमें संपूर्ण क्रस्ट और उसके साथ साथ जो है ऊपरी मेंटल तक के भाग को लिया गया। पाइरोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर में, उसके बाद पाइरोस्फीयर यानी कि मिश्रित मंडल बोला गया। मिश्रित मंडल, इसके अंदर जो है इसकी गहराई के जो मानी गई है, यानी कि मिश्रित मंडल की गहराई जो है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर या कहीं कहीं जो है 2880 किलोमीटर तक मानी गई। 2880 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक पाइरोस्फीयर की गहराई मानी गई। उसके बाद बैरिस्फीयर, इसकी गहराई जो है पाइरोस्फीयर के बाद यानी कि गहराई जो है 2900 किलोमीटर से, और पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कि 6370 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई। उसके बाद लिथोस्फीयर, जो 2 वर्ड को ऐड करके यानी कि लिथो प्लस स्फीयर। लिथो के अंदर लिथो वर्ड लिया गया लिथोस से, और स्फीयर वर्ड जो है लिया गया स्फीयर से, जिसका अर्थ है लिथोस, इसका अर्थ होता है रॉक्स यानी कि चट्टानें, और स्फीयर यानी कि जोन या क्षेत्र। लिथोस्फीयर को 2 वर्ड लिथोस प्लस स्फीयर के मिश्रण से बनाया गया। लिथोस का अर्थ जहाँ चट्टानों से है, वही स्फीयर का अर्थ है क्षेत्र। यानी कि संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं कि
चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, जहाँ ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो है यहाँ लिया गया महाद्वीपों के नीचे का भाग। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो है महाद्वीपों के नीचे के भाग को लिया गया, नीचे का भाग था। उसके साथ साथ जो है बेसाल्ट, ये चीज़ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपों के नीचे का भाग जो है ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से निर्मित है, जबकि महासागरों के नीचे का भाग बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यानी यहाँ लिया गया बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित महासागरों के नीचे का भाग, इसको सम्मिलित किया गया, जहाँ बेसाल्ट में जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम महाद्वीपों के नीचे अधिक है। इनकी प्राप्ति जो है महाद्वीपों के नीचे अधिक है। इसके बाद जो है लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल को जो है इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक ली गई। इसकी गहराई जो है 100 किलोमीटर तक मापी गई। एक हम यहाँ नोट करके लिखेंगे। नोट में हम लिखेंगे कि अगर हम बात करें स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर की, अगर इनको हम घनत्व के आधार पर रखें, नोट करके लिखेंगे कि घनत्व के आधार पर जो है सबसे कम घनत्व जो है स्थलमंडल का है। और हम ये सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि में भी देख चुके हैं कि सबसे कम घनत्व वाली जो है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद जो है कोर। तो सबसे स्थलमंडल जो है सबसे क्रस्ट का ही भाग है, इसलिए स्थलमंडल में लिया गया, और जो है मेंटल का ऊपरी भाग, इसलिए सबसे कम घनत्व वाली जो है स्थलमंडल को लिया गया। उसके बाद पायरोस्फीयर और सबसे अधिक घनत्व जो है बेरिस्फीयर का है, बेरिस्फीयर। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि भूकंप शास्त्र के आधार पर जो है पृथ्वी को 3 भागों में स्थलमंडल, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर में बांटा गया, जहाँ स्थलमंडल की गहराई को 100 किलोमीटर, पायरोस्फीयर की गहराई को 100 से 2900 किलोमीटर और बेरिस्फीयर की गहराई को 2900 से 6370 किलोमीटर तक लिया गया। जहाँ स्थलमंडल का अर्थ है कि चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, जहाँ ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित भाग को महाद्वीपों के नीचे का भाग माना गया, और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित भाग जो है महाद्वीपों के नीचे का भाग है। इन चट्टानों में जो है सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता अधिक है, लेकिन ये जो है महाद्वीपों के नीचे इनकी प्रधानता अधिक है। इनकी गहराई 100 किलोमीटर तक ली गई, और जो इस घनत्व के आधार पर जो है इन लेयर को हम सबसे कम घनत्व स्थलमंडल, उसके बाद पायरोस्फीयर और उसके बाद जो है बेरिस्फीयर को माना गया। इसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट है कि प्रत्यक्ष स्रोत, यह हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत और सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि को आधार मानकर जो है नवीन अनुसंधान किए गए, जिसमें यह देखा गया कि नवीन अनुसंधान किए गए जिसमें बताया गया कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना पर जो है नवीन अभिनव विचार दिए गए। इसमें क्या बताया गया कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में नवीन विचार दिए गए, भौतिक संरचना के बारे में अभिनव विचार दिए गए, जिसमें बताया गया कि अभिनव विचार दिए गए। और इसमें क्या था, इनमें कि सबसे पहले क्रस्ट के बारे में क्या बताया गया कि इसके बारे में जानने से पहले हम जो है एक नोट करके लिख सकते हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ग्रेनाइट चट्टानों का जो है ग्रेनाइट
चट्टानों का घनत्व, चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्रस्ट के बारे में। तो हम जो है इसे क्रस्ट अगले पेज पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो अगले पेज पर। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में क्या देखा गया कि इसकी औसत मोटाई जो है, औसत मोटाई वो ली गई 40 किलोमीटर तक। औसत मोटाई जो है 40 किलोमीटर मानी गई। उसके बाद इसे में बताया गया कि महाद्वीप, महाद्वीप एवं नवीन वलित पर्वतों के, नवीन वलित पर्वतों के नीचे जो है इसे 70 किलोमीटर तक माना गया, क्योंकि जो है नवीन महाद्वीप एवं नवीन वलित पर्वत पर जो है उनकी क्रस्ट की मोटाई जो है 70 किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि औसत मोटाई जो है 40 किलोमीटर मानी गई। औसत मोटाई क्यों 40 किलोमीटर मानी गई? क्योंकि हम इस डायग्राम के सहारे देख सकते हैं, जो है ये पृथ्वी का एक भूभाग का डायग्राम है, जहाँ यहाँ महासागर है, जबकि इसके साथ में महाद्वीप है। तो महासागरों के अंदर जो है क्रस्ट की औसत मोटाई कम हो जाती है, जबकि महाद्वीपों पर इसके क्रस्ट की मोटाई बढ़ जाती है। तो ये है हमारे पास महाद्वीप। ये महाद्वीप के नीचे की क्रस्ट है, महासागर के नीचे की क्रस्ट है, और जबकि ये जो है महासागर के नीचे की क्रस्ट है। तो इसमें क्या देखा गया, सबसे पहले हम लिख देते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में। महाद्वीपीय क्रस्ट, इसमें क्या देखा गया कि इसकी औसत मोटाई जो है, औसत मोटाई ये कितनी मानी गई है, 35 से 40 किलोमीटर तक मानी गई। उसके बाद जो है निर्माण मुख्यतः, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है, तो इसका निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, नीस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इसके साथ ही साथ जो है इनकी आयु, यानी कि महासागरीय क्रस्ट के बनने की आयु जो है महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण है पहले हुआ था महासागरीय क्रस्ट का निर्माण जो है इसके बाद हुआ है। यानी महासागरीय क्रस्ट से आयु जो है महासागरीय क्रस्ट से अधिक है, अधिक है। इस प्रकार हम देख लेते हैं, यानी कि महासागर के नीचे की क्रस्ट। तो ये हम यहाँ लिखेंगे कि महासागरीय क्रस्ट। इसके बारे में हम जो पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि इसकी औसत मोटाई जो है, यानी महासागर के नीचे की क्रस्ट की औसत मोटाई जो मानी गई है वो मानी गई है 5 से 10 किलोमीटर तक। तथा इसके साथ ही साथ इनका निर्माण जो है, निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसके उपरांत जो है इनमें मैग्नीशियम, इसके साथ ही साथ फेरियम, चूना से जो है इनका बनी है या निर्माण हुआ है। यानी कि बेसाल्ट चट्टानों में जो है मैग्नीशियम, फेरियम और चूना की प्रधानता पाई जाती है। इनका औसत घनत्व जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा है, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा महासागरीय क्रस्ट का घनत्व जो है अपेक्षाकृत अधिक है, अपेक्षाकृत
अधिक है। तो इसके साथ ही साथ जो है आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण है जो वो पहले हुआ है महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा, तो उसके उपरांत जो है महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है। इसमें हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमने इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया है कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में मेन डिफरेंस क्या है। तो हम एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं, ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखीयता से निःसृत लावा, इनका निर्माण जो है ज्वालामुखीयता से निःसृत लावा के शीतलीकरण के एवं जमाव के द्वारा, लावा के शीतलीकरण एवं जमाव द्वारा जो है इनका निर्माण हुआ। किनका? बेसाल्ट चट्टानों का, यानी कि बेसाल्ट जमाव से हुआ, यानी कि बेसाल्ट चट्टानें जो निर्मित हैं वो ज्वालामुखीयता के कारण जो इनका निर्माण हुआ है, और ज्वालामुखीयता से निकलने वाले लावा के शीतलीकरण एवं जमाव से जो है इनका निर्माण हुआ है। उसके बारे में अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ हम नोट डाउन करेंगे महत्वपूर्ण यानी क्रस्ट के बारे में जो है इसके अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है संपूर्ण पृथ्वी पर, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं क्रस्ट के बारे में। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वालों में सबसे अधिक जो है लोहा की मात्रा, ये जो है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ प्रीलिम्स में क्या है, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि सबसे अधिक से कम व सबसे कम से अधिक की स्थिति में इनको लगाइए। तो सबसे अधिक जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा है जो 35.5%। उसके बाद जो है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 30% के लगभग। उसके बाद सिलिकॉन जो है वो 15%। उसके बाद मैग्नीशियम उसकी मात्रा जो है 13%। उसके बाद निकल की मात्रा जो है 2.4%। उसके बाद सल्फर या गंधक इसकी मात्रा जो है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 1.9%। उसके बाद जो है कैल्शियम की जो मात्रा है वो है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 1.1%। उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की जो मात्रा है संपूर्ण पृथ्वी पर 1.1%। इसको जो है हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो। ट्रिक है हमारी लॉस मनी, जो है मनी का जो है यानी संपूर्ण पृथ्वी पर तत्व अगर हम देखने निकलेंगे तो हमारी मनी का जो है लॉस हो जाएगा। तो एल से लोहा, ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन, एम से मैग्नीशियम, नी से निकल, और उसके बाद जो है आप सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को इसमें साथ लगा सकते हैं, जिसमें लोहा सबसे अधिक 35.5%। उसके बाद ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4, गंधक 1.9, कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम जो है 1.1% है। अब हम देख लेते हैं कि यही अगर क्रस्ट की बात करें तो ये क्रस्ट में सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन में 46.21%। संपूर्ण क्रस्ट का जो है ऑक्सीजन इतना % है। उसके बाद है सिलिकॉन जो है 27.7%। उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। एल्यूमिनियम जो है वो है 8.1%। उसके बाद लोहा 5%। उसके बाद है कैल्शियम की जो मात्रा है वो 2.5 से 3% तक। उसके बाद जो है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो 2%। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा 2%। और जो है सोडियम, ये भी जो है 2%। इसको जो है, इसकी भी हमने एक ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है OSAL, OSAL यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। इसमें हम टॉप 4 के तो याद करेंगे ही करेंगे, उसके बाद के भी हम एक बार देख सकते हैं। तो इसमें सबसे जो है यहाँ लॉस मनी और यहाँ जो है OSAL। एक पॉइंट और हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करेंगे यहाँ, वो है कि पृथ्वी के कुल आयतन का जो क्रस्ट है, पृथ्वी के कुल आयतन का क्रस्ट जो है, आयतन का क्रस्ट जो है वो है 1%। यानी पृथ्वी कुल आयतन का जो क्रस्ट अगर हम देखेंगे अकेले क्रस्ट को, तो वो सिर्फ केवल 1% है। लेकिन पृथ्वी के कुल अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का क्रस्ट जो है वो है 0.5%। यानी कि अगर आयतन की बात करें तो वो 1% है और द्रव्यमान जो है 0.5% है। ये अगर क्रस्ट के बारे में हम जो है 2 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसमें जो है हमने क्रस्ट के निर्माण और क्रस्ट जो है कहाँ, क्रस्ट की मौजूदगी जो है कहाँ पर कितनी है वो भी हमने देख लिया। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके साथ ही साथ जो है बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखीता के निश्रित लावा के शीतलीकरण एवं जमाव से हुआ। तथा महत्वपूर्ण तत्वों में जो है हमने संपूर्ण पृथ्वी और क्रस्ट का जो है कंपैरिजन कर लिया, जहाँ संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व और उसी के साथ साथ जो है क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश किया है। तो आप जो है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इनको 2 से 4 बार जो है रिवीजन जरूर करें। अब इसी प्रकार जो है हम मेंटल के बारे में नोट डाउन कर लेंगे कि मेंटल को ही हम दूसरा नाम जो है परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो मेंटल के बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्य में हम लिखेंगे क्रस्ट के नीचे एवं करोड़ के ऊपर। यानी कि मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे का भाग, क्रस्ट के नीचे एवं जो है करोड़ के ऊपर, यानी कि दोनों के बीच में जो है मेंटल को हम मानते हैं। इसकी गहराई जो है, गहराई मानी गई है इसकी 100 से 2900 किलोमीटर। उसके बाद जो है इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग क्रस्ट, बीच में मेंटल और नीचे जो है कोर को माना गया है। उसके बाद जो है ये जो भाग है, यानी इन दोनों के बीच का भाग, ये जो भाग है, इसके बारे में हम तथ्य देख लेते हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर तक जो है और ये 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। जहाँ गहराई में जाने पर जो है, अगर गहराई अधिक होती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक जाने में गहराई बढ़ने पर जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। यह हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिया था। और ये तापमान में वृद्धि कितनी है, इसका औसत दर क्या है कि 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। ये क्षेत्र जो है ये 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है, जहाँ तापमान अत्यधिक है। यहाँ क्या है कि तापमान अत्यधिक प्रभावशाली है, अत्यधिक, यहाँ तापमान का प्रभाव अत्यधिक है। इस कारण यहाँ जो है, यहाँ चट्टानें किस फॉर्म में मौजूद हैं कि चट्टानें गर्म गलित अवस्था में है, चट्टानें गर्म गलित अवस्था में मौजूद हैं, गलित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके कारण जो है इस क्षेत्र को जो है, क्योंकि चट्टानें गर्म गलित अवस्था में है, इसी कारण इसे जो है सुगठ्य अवस्था भी बोला गया, सुगठ्य अवस्था।
या इसे ही हम जो है इसकी प्लास्टिक स्टेज भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक स्टेज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये क्या है कि यह है एक लो वेलोसिटी क्षेत्र है, यह एक लो वेलोसिटी जोन है यानी कि क्षेत्र है। इसके ये लो वेलोसिटी क्षेत्र है यानी कि निम्न जो है वेलोसिटी का क्षेत्र है। यह किस आधार पर बोला गया? क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति जो है अत्यंत कम है। भूकंपीय तरंगों की गति जो है कम है, इसलिए इसे जो है लो वेलोसिटी जोन भी बोला गया। और इसके साथ ही साथ इसे जो है निम्न गति का मंडल भी हम बोलते हैं, निम्न गति का मंडल। और यह भाग जो है, यह भाग दुर्बल मंडल क्षेत्र कहलाया, दुर्बल मंडल क्षेत्र कहलाया। यानी कि इसे हम दुर्बल मंडल को एस्थीनोस्फीयर बोलेंगे, एस्थीनोस्फीयर। अगर इंग्लिश में लिखा जाता है तो एस्थीनोस्फीयर। और यह जो है मैग्मा, मैग्मा का मुख्य स्रोत क्षेत्र है, मुख्य स्रोत क्षेत्र। हमने कल भी बताया था कि मैग्मा, अगर लावा जो है पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे। अगर वही मैग्मा जो है धरती से जो है बाहर निकले तो उसे लावा की संज्ञा दी गई है। मैग्मा का मुख्य स्रोत क्षेत्र है। इस प्रकार हमने जो है मेंटल के बारे में क्या पढ़ा है कि मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे और करोड़ के ऊपर का भाग, गहराई 100 से 2900 किलोमीटर, जहाँ 100 से 2900 किलोमीटर तक गहराई जाने पर जो है तापमान में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि प्रत्येक 32 किलोमीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस है। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में जो है तापमान अत्यधिक प्रभावशाली है, जहाँ जिस कारण जो चट्टानें गर्म गलित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे सुगठितावस्था या प्लास्टिक स्टेज। इसी के साथ साथ लो वेलोसिटी जोन यानी कि भूकंपीय तरंगों की जो है गति कम है, या इसे निम्न गति का मंडल भी बोला गया है। इसके साथ साथ यह भाग जो है दुर्बल मंडल क्षेत्र भी कहलाया यानी कि एस्थीनोस्फीयर बोला गया। और यह क्या है कि मैग्मा का मुख्य स्रोत क्षेत्र है। अब इसी प्रकार जो है हम करोड़ के बारे में जो है नोट डाउन कर लेते हैं, या लिखेंगे हम करोड़। करोड़ के बारे में हम जो है मुख्य बिंदु लिख लेते हैं कि इसकी यह सबसे आंतरिक परत है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो है यह सबसे निचली परत है, आंतरिक परत है। इसके साथ साथ जो है इसकी गहराई जो है 2900 से 6370 किलोमीटर तक मापी गई है। उसके बाद जो है पृथ्वी के कुल, अगर बात करें आयतन का, तो यह 15% है। और इसी के साथ साथ जो है अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का जो है करोड़ 32.5% है। यानी अगर पृथ्वी कुल आयतन की बात करें तो उसका जो है करोड़ 15%, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो वो है 32.5%। इसमें हम जो है मेंटल में हम ये भूल गए थे कि आयतन और द्रव्यमान, तो हम यहाँ जो है नोट डाउन करेंगे कि पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल जो है, पृथ्वी कुल आयतन का मेंटल जो है वो माना गया है 84%, यानी कि 84%। यानी कि सबसे अधिक अगर आयतन की बात करें तो जो है मेंटल का सबसे अधिक आयतन है जो 84% माना गया है। और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो है, द्रव्यमान का मेंटल को जो है 67% बोला है। यानी कि अगर आयतन की बात करें वो भी मेंटल का ज़्यादा है, और द्रव्यमान की बात करें तो वो भी मेंटल का ज़्यादा है, जो 84% और 67%। उसके साथ साथ जो है करोड़ में यही आयतन अगर बात करें तो 15%, और द्रव्यमान बात करें तो 32.5%। और अगर यही बात हम क्रस्ट की करें तो आयतन जो है 1.5% और द्रव्यमान जो है पृथ्वी कुल आयतन का जो क्रस्ट जो है 1% और द्रव्यमान जो है 0.5%। इस प्रकार हमने जो है क्रस्ट, मेंटल और करोड़ को देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसमें तो हमने जो है पृथ्वी को 3 लेयर में डिवाइड किया था कि क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और जो है करोड़।
उसके बाद क्रोड को भी हमने जो है दो भागों में डिवाइड किया था, अपर क्रोड और लोअर क्रोड, यानी कि आउटर और इनर में। और हमने सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के आधार पर देख लिया था, यहाँ 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल है, उसके बाद जो है इनर क्रोड की शुरुआत, और उसके बाद जो है आउटर और इनर क्रोड की शुरुआत। जहाँ आउटर क्रोड जो है ये लिक्विड स्टेज में है, ये हमने सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि में भी देखा कि ये लिक्विड स्टेज में है, और ये जो है सबसे अधिक घनत्व वाली परत है जो सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं पृथ्वी के आंतरिक दशा को, जो है रासायनिक संगठन के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का परिचय देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक दशा। आंतरिक दशा तो ये हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक दशा जो है हम देखेंगे किस आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, इसमें जो है इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। भूकंप शास्त्र के आधार पर भी 3 भागों में डिवाइड किया, और रासायनिक शास्त्र के आधार पर भी, जिसे सबसे पहले बोला गया सियाल, जहां हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद बोला गया सीमा, जिसे हम ऐसे लिखेंगे, और फिर बोला गया निफे, यानी कि सियाल, सीमा और निफे में जो है इसे रासायनिक आधार पर बदला गया, इसे इस प्रकार लिखेंगे। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का चित्र है। उसमें सबसे ऊपरी भाग यानी क्रस्ट को जो है सियाल बोला गया, मेंटल को जो है सीमा बोला गया, और क्रोड को जो है नीफे बोला गया। जहाँ ये ऊपर का जो क्षेत्र है यानी कि आउटर क्रस्ट जो है लिक्विड स्टेज में है, और ये जो है सॉलिड स्टेज में है। यहाँ सियाल को बोला गया सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी कि क्रस्ट के अंदर क्रस्ट जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। उसके बाद सीमा जो है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से निर्मित है, और निफे यानी कि निकल प्लस फेरियम इससे निर्मित है। इस प्रकार जो है हमने पृथ्वी की आंतरिक दशा जो है रासायनिक संगठन के आधार पर भी देख लिया है। उसके बाद अब हमारा लास्ट में बचा है कि आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के बहुआयामी लाभ हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसके अध्ययन के हमारे पास इसका कारण क्या है, और इसके जो है मुख्य हमारे लाभ क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ हम नोट डाउन करेंगे आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के बहुआयामी लाभ, यानी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के बहुआयामी लाभ क्या है, बहुआयामी लाभ क्या 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 है। तो इसमें जो है हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि खनिज संसाधनों की जानकारी होगी। सबसे पहले है कि खनिज संसाधनों की जानकारी होगी, हमें इससे खनिज संसाधनों की जानकारी प्राप्त होगी। उसके साथ ही साथ क्या है कि जीवाश्म ईंधन संसाधनों की भी जानकारी होगी, यानी कि खनिज संसाधनों के साथ साथ जो है जीवाश्म ईंधन, इनकी जानकारी प्राप्त होगी। और इन जीवाश्म ईंधनों में जो है हमें पेट्रोलियम, उसके साथ साथ जो है प्राकृतिक गैस, और उसके साथ साथ जो है कोयला, इस प्रकार के जो है पदार्थों की हमें प्राप्ति होगी। जहाँ क्या हम लिखेंगे, जहाँ इनका उचित प्रयोग जो है, इनकी जानकारी का जो है उचित प्रयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, किस तत्व इनका उचित प्रयोग जो है हम
सतत विकास मॉडल, यानी कि भविष्य के लिए भी जो है अगर हम आज यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रकार के हम मॉडल बना सकते हैं कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी ये काम आ सके। सतत विकास मॉडल पर आधारित जो है प्रयोग कर सकते हैं, पर आधारित प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये आर्थिक विकास में, ये जानकारी जो है आर्थिक विकास, उसके साथ साथ जो है सामाजिक विकास, और इसके साथ साथ जो है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, और उसके साथ साथ जो है आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, इसको भी दूर करने में, आर्थिक विषमता को कम करने में जो है सार्थक प्रयास कर सकते हैं, को कम करने के सार्थक प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो है आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी होने के हमारे पास इसके लाभ है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी। तो जो है आर्थिक विषमता को दूर करने के सार्थक प्रयास कर सकते हैं। इसमें हम अगला पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि आंतरिक भाग की जानकारी के आधार पर जो है आंतरिक भाग की जानकारी के आधार पर हम जो है इसे भूकंप, पृथ्वी पर जो है आने वाले भूकंप, इसके साथ साथ जो है सुनामी, और इसी के साथ जो है ज्वालामुखीयता, इनकी जानकारी भी हम जो है इसके आंतरिक भाग की जानकारी होने पर ले सकते हैं, यानी कि संभावित एवं प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि इस भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखीयता से जो है संभावित, यानी किन क्षेत्रों में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं, और या फिर जिन क्षेत्रों में जो है ये पहले से घटित हो चुकी है उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ इन क्षेत्रों का सीमांकन करके, यानी इन क्षेत्रों का जो है एक इनका जो है एक डाटा तैयार कर सकते हैं हम, इन क्षेत्रों का सीमांकन करके, उस डेटा के आधार पर जो है हम भविष्य के लिए सीमांकन करके जो है इन क्षेत्रों में यहाँ आदिवासियों के विकास संबंधी निर्णय ले सकते हैं। यहाँ आदिवासियों के विकास संबंधी जो है विकास संबंधी निर्णय ले सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है, यानी कि यहाँ आदिवासियों के विकास संबंधी निर्णय ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है आर्थिक क्रियाकलापों, यानी इन क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक कार्य जो हैं, आर्थिक क्रियाकलापों, यानी इन क्षेत्रों में मिलने वाले संसाधनों की जो है प्राप्ति में को भी वैज्ञानिक आधार प्राप्त दिया जा सकता है, को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सकता है। और ये कार्य जो है आपदा प्रबंधन में भी सहायक हो सकती हैं। आपदा प्रबंधन में सहायक, यानी कि अगर जिन क्षेत्रों के अंदर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखीयता भविष्य में घटित हो सकती है, जो क्षेत्र इनसे प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों का भी जो है इनका सीमांकन करके या इनका एक डाटा तैयार करके इसमें जो है वैज्ञानिक आधार पर जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें हम आगे लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम यहाँ नोट डाउन करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी होने पर, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी होने पर अगर ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है तो इसके आधार पर जो है हम भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूतापीय उपलब्धता, हमें एनर्जी के टाइप्स में से भी जो है भूतापीय भी एक प्रकार है उपलब्धता, यानी कि भूतापीय अर्थात
जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल ऊर्जा की भी जानकारी हम ले सकते हैं। और जो है भूतापीय तकनीक का प्रयोग करके, इस तकनीक का प्रयोग करके जो है हम इसी का जियोथर्मल एनर्जी में रूपांतरण कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी में रूपांतरण कर सकते हैं। और इससे जो है इस जियोथर्मल एनर्जी से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, और ये विद्युत ऊर्जा जो है ऊर्जा संकट को कम करने में सहायक हो सकती है। और इसी ऊर्जा का जो है हम प्रयोग घरेलू आधार पर तथा साथ ही साथ जो है उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से हम भूतापीय ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, और यही भूतापीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके घरेलू औद्योगिक प्रयोग में ले सकते हैं। अब अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो यह भारत के अंदर प्राप्त कहाँ पाई जाती है? भारत में लद्दाख क्षेत्र में, भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र में, और लद्दाख में भी कहाँ? पूगा घाटी में। लद्दाख क्षेत्र की पूगा घाटी से जो है हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको जो ऊर्जा संकट को कम करने में सहायक है। अगला पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं, जो है हमारा 4th पॉइंट, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जो है यह किस प्रकार सहायक है, कि अगर ये जानकारी हमें प्राप्त कर सकती है तो हम ये जो है देख सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी अपनी अंतिम अवस्था में है। कौन सा ज्वालामुखी अपनी अंतिम अवस्था में है? तो साथ ही साथ यहाँ से जो है अगर अंतिम अवस्था में है तो सल्फर की प्राप्ति हम यहाँ से हो सकती है, सल्फर की प्राप्ति हो सकती है। इसके जो यह सल्फर जो है आर्थिक उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार जो है हमने पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी होने के बहुआयामी लाभों को देख लिया। अब हम जो है अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि किस प्रकार जो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा से क्या तात्पर्य है, तथा इसको जानने के स्रोत एवं जानने के स्रोतों के बहुआयामी लाभ क्या क्या हैं, तो हम इस प्रकार जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययनों एवं विश्लेषणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के विभिन्न स्रोत हैं। दशा को जानने के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें प्रत्यक्ष में हम देख चुके हैं, और अप्रत्यक्ष में भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। प्रत्यक्ष तथा सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि तो था, जिनमें सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि जो है वैज्ञानिक विधि है, जहां इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के दशा की जानकारी को बहुआयामी लाभों को भी जो है इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के बहुआयामी
आयामी लाभों को भी देख सकता है, लाभों को भी देखा जा सकता है, को भी देखा जा सकता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है, संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ जो है यह आपदा प्रबंधन में सहायक हो सकता है, आपदा प्रबंधन में सहायक हो सकता है। इसके साथ साथ जो है यह विद्युत यानी कि जियोथर्मल एनर्जी की सहायता से प्राप्त जो है ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कर सकते हैं, यानी कि विद्युत उत्पादन आदि में सहायक हो सकता है। इस प्रकार जो है हमने अपना पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा को की परिचय, उसको जानने के स्रोतों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि और डिटेल से पढ़ा। और उसके साथ साथ जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को जो है 3 भागों में स्थलमंडल, पायरोस्फीयर, लिथोस्फीयर में बांटा गया। उसके बाद उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद क्रस्ट, मेंटल और कोर की जो है के निर्माण प्रक्रिया और उनमें जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं और पृथ्वी के अनुपात में उनकी मात्रा कितनी है उसको देखा। और अंत में जो है हमने